Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to study chapter number 4 of class 6th civics, and the chapter's name is Key Elements of a Democratic Government. So first of all, if you haven't watched the earlier chapters, then please click on the I button. There you will find the playlist. And if you are new to the channel, then please subscribe it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So let's start with today's chapter, Key Elements of a Democratic Government. So in the previous chapter, what is government, we came to know about a government, or what are the different levels of government, and also the types of government. And in the types of government, we talked about two types of government. The first one was democratic government and the second one was monarchy. सो उस चैप्टर में हमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया मिला था. उसके हमने कुछ कुछ फीचर्स देखे थे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है. सो इस चैप्टर में हम थोड़ा और डिटेल में देखने वाले हैं कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या क्या होता है, उसके क्या क्या की फीचर्स होते हैं. सो सबसे पहले यहाँ पे एक वर्ल्ड मैप दिया हुआ है जिसमें दो कंट्रीज को शो किया हुआ है, फर्स्ट इंडिया एंड साउथ अफ्रीका. अब आप सोचोगे कि भाई इंडिया तो दिया हुआ है, समझ आता है कि हमारी कंट्री है, साउथ अफ्रीका क्यों दिया हुआ है. तो साउथ अफ्रीका के बारे में भी आप जानोगे, एक स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं साउथ अफ्रीका से रिलेटेड, तो इसीलिए यहाँ पे साउथ अफ्रीका भी शो किया हुआ है. सो इंडिया जो है वो एशियन कॉन्टिनेंट में आता है एंड साउथ अफ्रीका जो है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का एक पार्ट है. सो इंडिया की ही तरह साउथ अफ्रीका में भी काफी सारे रेसेस हैं. रेसेस मतलब कि कलर, राइट. जैसे कॉम्प्लेक्शन हो गया, कोई डार्क है, कोई वाइट है, कोई कलर्ड है, कोई सांवला दिखता है, राइट. सो साउथ अफ्रीका में भी बहुत सारे रेसेस हैं, बहुत सारे कलर के लोग हैं, राइट. सो जो ब्लैक लोग हैं वो अफ्रीकन हैं एंड कुछ लोग जो वाइट लोग हैं वो दूसरी कंट्री से, यूरोपियन कॉन्टिनेंट वगैरह से आकर साउथ अफ्रीका में बस गए. एंड कुछ इंडियंस भी हैं वहां पे जो कि लेबरर्स एंड ट्रेडर्स के तरह साउथ अफ्रीका में बसने चले गए. सो हेयर द स्टोरी ऑफ माया नायडू इज गिवन. सो माया नायडू कौन है? एक छोटी सी लड़की है, 11 साल की लड़की है, आप ही की तरह. एंड माया साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग टाउन में रहती है, राइट. सो एक दिन क्या होता है, वो अपनी मम्मी के साथ कुछ पुराने बॉक्सेस वगैरह को साफ करने में लगी हुई होती है. तभी उसे एक स्क्रैप बुक मिलती है जिसमें बहुत सारे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स एंड पिक्चर होते हैं. और वो देखती है कि बहुत सारे आर्टिकल्स एंड पिक्चर्स जो है वो एक स्कूल बॉय से रिलेटेड है, राइट. और फिर वो अपनी मम्मी से पूछने लगते हैं कि मम्मी ये लड़का कौन है, क्यों इसके इतने सारे आर्टिकल्स एंड पिक्चर्स लगे हुए हैं. तो फिर उसकी मम्मी बताती है कि ये हेक्टर पीटरसन है एंड इसको पुलिस ने गोली मार दी थी, राइट. अब ऐसा सुन के माया जो है वो एकदम चौंक जाती है कि गोली मार दी थी, क्यों. फिर उसकी मम्मी उसे बताती है कि जो साउथ अफ्रीका है वो पहले अपार्थाइड लॉज से गवर्न होता था, मतलब यहाँ पे अपार्थाइड लॉज चलते थे. अब अपार्थाइड मतलब कि जब लोगों को उनके रेस के बेसिस पर सेपरेट कर दिया जाता है, उनको अलग अलग ट्रीट किया जाता है. अब साउथ अफ्रीकन पीपल को 3 तरह के लोगों में बांटा हुआ था, राइट. सबसे पहले थे व्हाइट, देन ब्लैक एंड देन इंडियन एंड कलर्ड रेसेस, राइट. अब लॉ के अकॉर्डिंग ये डिफरेंट डिफरेंट रेसेस के जो लोग थे वो एक साथ नहीं रह सकते थे और ना ही जो एक दूसरे की जो फैसिलिटीज थी वो यूज कर सकते थे. अब ऐसा सुन के माया को बिलीव ही नहीं होता, वो विश्वास ही नहीं कर पाती कि अच्छा ऐसा भी था कभी इस कंट्री में. और जब माया की मम्मी उसको ये सब बता रही थी तो वो थोड़े गुस्से में थी, राइट. कि वो एकदम गुस्से से ये सारी चीजें बता रही थी कि पहले ऐसा होता था, लोगों को इस तरह ट्रीट किया जाता था, लोगों को डिफ्रेंशिएट किया जाता था. फिर आगे माया की मम्मी उसको बताती हैं कि पहले अलग अलग चीजों के हर सारी फैसिलिटीज में डिफरेंट था, मतलब कि कलर्ड लोगों के लिए अलग फैसिलिटीज होंगी, व्हाइट लोगों के लिए अलग फैसिलिटीज होंगी, और दोनों एक दूसरे की फैसिलिटीज को नहीं यूज कर सकते, राइट. सो जैसे कि हॉस्पिटल्स की बात करें तो वो दोनों ही तरह के लोगों के लिए, ब्लैक एंड व्हाइट्स के लिए अलग अलग थे. और यहाँ तक कि एम्बुलेंसेज जो थी वो भी अलग अलग थी, और जो व्हाइट लोगों की एम्बुलेंस थी वो तो बड़े अच्छे से इक्विप्ड थी, उनमें तो सारा सामान था, जो भी मशीनरी वगैरह चाहिए वो सब था. जबकि जो ब्लैक लोगों के लिए एम्बुलेंस थी उसमें कोई भी इक्विपमेंट नहीं था, वो सिर्फ ऐसे ही थी, उसकी कोई भी मेंटेनेंस वगैरह अच्छे से नहीं हो रखी थी. उसके अलावा ट्रेन एंड बसेस भी अलग अलग थी कि इस तरह की ट्रेन में सारे ब्लैक जाएंगे और इस तरह की ट्रेन में सिर्फ व्हाइट जाएंगे, ठीक है. एंड इसी तरह बसेस में भी डिफरेंस था, और यहाँ तक कि बस स्टॉप्स में भी डिफरेंस था कि एक बस स्टॉप सिर्फ ब्लैक्स के लिए और एक बस स्टॉप सिर्फ व्हाइट के लिए. जो नॉन व्हाइट्स लोग थे, जो कलर्ड एंड ब्लैक लोग थे, उन लोगों को वोट देने की अनुमति नहीं थी, दे वर नॉट अलाउड टू वोट. और पूरी कंट्री में जो अच्छी अच्छी लैंड थी, जो उपजाऊ थी, जो मतलब अच्छी खासी लैंड थी, वो सारी लैंड जो है वो व्हाइट लोग, गोरे लोग ओन करते थे. एंड बाकी जो जमीनें इतनी अच्छी नहीं थी
वो सारी जमीनें जो दूसरे लोग हो गए, कलर्ड लोग और ब्लैक लोग, उन लोगों को रखनी पड़ती थी। सो इसका मतलब कि जो ब्लैक्स एंड कलर्ड पीपल थे उनको वाइट के समान नहीं माना जाता था। सो एक ब्लैक टाउनशिप थी, साउथ वेस्टर्न टाउनशिप सोवेटो, मतलब कि जहाँ पे सिर्फ ब्लैक लोग रहते थे। तो वहीं पे उसी टाउन में हेक्टर पीटरसन भी रहता था। सो क्या हो रहा था कि हेक्टर पीटरसन एंड उसके फ्रेंड्स जो हैं वो स्कूलों में अफ्रीकन लैंग्वेज पढ़ाए जाने के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब आप कहोगे क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे? क्योंकि ये जो अफ्रीकान्स लैंग्वेज है ये वो लैंग्वेज है जो कि वाइट्स बोला करते थे, और हेक्टर पीटरसन एंड उनके फ्रेंड्स जो है वो अपनी लैंग्वेज सीखना चाहते थे, वो अपनी लैंग्वेज पढ़ना चाहते थे, जो कि थी ज़ुलू। अब जब ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे तो साउथ अफ्रीकन पुलिस ने क्या किया, उनको बहुत मारा, उन पर गोलियां चला दी, और इस वजह से एक गोली जो है वो हेक्टर पीटरसन को भी लग गई और उसकी डेथ हो गई। और ये सारे इंसिडेंट जो है वो 16 जून 1976 में हुआ था। सो द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो था वो एक ग्रुप था जो कि इस अपार्थाइड के अगेंस्ट जो है वो लड़ रहा था। और इस ग्रुप के सबसे फेमस जो लीडर है वो है नेल्सन मंडेला, जिन्होंने कई सालों तक इस अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ लड़ाई की। और फाइनली 1994 में उन्हें सक्सेस भी मिली और साउथ अफ्रीका जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गई, जहां पे सभी रेसेस के लोगों को इक्वल देखा जाने लग गया। सो इस पूरी स्टोरी से हमें एक आइडिया मिलता है कि किस तरह साउथ अफ्रीकन्स ने लड़ाई लड़ी साउथ अफ्रीका को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने के लिए, जहां पर कोई भी रेसेस के बेसिस पर डिफरेंस ना हो, जहां पे सभी लोगों को, सभी रेस के लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाता हो, राइट? Participation. So, in the previous section, we saw how the South African people fight to have a democratic government and how they freed themselves from the shackles of apartheid law. So, now in this section, we will talk about participation. Now, whose participation? Participation of people, citizens of a country and its government, right? So, now you must be thinking that there are more than 136 crore people in our country. So how each and every person can participate in the country? It is impossible. So let me tell you, this is possible. So अब कैसे, ये आपको आगे सेक्शन में पता चलेगा. So in the previous chapter, what is government, we talked about how the power is given to the government, and how the power is given to the government through elections, right? Through elections, people elect their representatives, and those representatives take decisions on the behalf of the whole country or the citizens of the country. So अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, इलेक्शन हो गए, लोगों ने, सभी लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन लिया और उसके बाद उनके रिप्रेजेंटेटिव्स डिसीजन ले रहे हैं, लॉज वगैरह बना रहे हैं और हम सब फॉलो कर रहे हैं। तो इस तरह पूरे कंट्री के लोगों ने एक तरह से गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर लिया, ठीक है। पर अब आप में से कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि मैं हमेशा न्यूज़ में सुनता रहता हूँ या फिर मैं अपने घर में सुनता रहता हूँ कि लोग इलेक्शंस के बारे में बात करते रहते हैं कि अभी इलेक्शंस आने वाले हैं, अभी इस स्टेट में इलेक्शंस हो रहे हैं, अभी इस स्टेट में इलेक्शंस हो रहे हैं। तो इलेक्शंस बार बार क्यों होते हैं? एक बार इलेक्शन हो गए, एक बार रिप्रेजेंटेटिव्स चुन गए, बात खत्म। ये बार बार क्यों होते हैं? अब ये रेगुलर इलेक्शंस क्यों होते हैं, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। तो क्या होता है कि जो भी लोगों को चुना जाता है इलेक्शंस में, जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स बनते हैं, तो ये मान लिया जाता है कि वो रिप्रेजेंटेटिव्स पूरे जनता के जो भी इंटरेस्ट हैं, उनकी जो भी मांगे हैं, जो भी उनके वॉइसेस हैं, उनको ध्यान में रख के वो रिप्रेजेंटेटिव्स अपने डिसीजंस लेते हैं, राइट? अब होगा क्या, मान लो कि हम मान रहे हैं कि रेगुलर इलेक्शंस नहीं हो रहे, ठीक है, मान लो रेगुलर इलेक्शंस नहीं हो रहे, तो क्या होगा कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो तो एकदम टेंशन फ्री हो जाएंगे कि भाई एक बार हमें चुन लिया गया, एक बार हम इलेक्शंस में जीत गए, अब तो टेंशन है ही नहीं, अब तो हमारी सीट पक्की हो गई, अब हमें गवर्नमेंट से कोई नहीं निकालेगा, ठीक है। तो वो अपनी मर्जी से काम करते रहेंगे, वो इन लोगों की ज़रूरतों का ध्यान तो रखेंगे ही नहीं, है ना? वो लोग अपनी मर्जी से काम करेंगे, वो लोग देखेंगे नहीं कि जो भी वो डिसीजन ले रहे हैं कि उनका आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, और एक तरह से वो लोगों पर अत्याचार कर सकती है, राइट? और फिर से वो मोनार्की वाला सिस्टम शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब उसको टेंशन ही नहीं कि भाई अब तो हम चुन लिए गए हैं, अब हमें कोई नहीं हटा सकता। सो इसीलिए ज़रूरत पड़ती है रेगुलर इलेक्शंस की, कि जो भी गवर्नमेंट आएगी, जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे, वो एक फिक्स्ड पीरियड के लिए रहेंगे और उसी के बाद फिर से इलेक्शंस होंगे, राइट? सो ऑल गवर्नमेंट्स आर इलेक्टेड फॉर फिक्स पीरियड। जितनी भी गवर्नमेंट हैं इलेक्ट होती हैं, जो भी इलेक्शंस में गवर्नमेंट जीतती है, जो भी पार्टी जीतती है, लोग जीतते हैं, तो वो लोग एक फिक्स्ड पीरियड के लिए ही सत्ता में रहते हैं, उन लोगों के पास फिक्स पीरियड के लिए ही पावर रहती है। और जब वो फिक्स पीरियड खत्म हो जाता है तो फिर से इलेक्शन होते हैं, और अगर उनको
सत्ता में मतलब उस पोजीशन पे बने रहना है तो उनको वापस इलेक्शंस में जीतना होगा, राइट। सो आपने देखा था जैसे कि अभी बीजेपी है, तो वो कब आई थी पावर में, 2014 में, और 2014 के बाद 2019 में फिर से इलेक्शंस हुए, और अब क्योंकि बीजेपी को फिर से जिता दिया गया, वो पावर में आना चाहती थी, वो फिर से ये पोजीशन होल्ड करना चाहती थी, तो वो फिर से इलेक्शंस में खड़ी हुई और लोगों ने उन्हें फिर से वोट दिए, तो इस तरह अब वो फिर से गवर्नमेंट में है। तो इसी तरह क्या होता है कि जिसको वापस से उस पोजीशन को पाना है तो उसको वापस से इलेक्शंस लड़ने होंगे। ऐसा नहीं है कि एक बार जो इलेक्ट हो गया वो हमेशा ही वैसे ही पोजीशन पर रहेगा, ऐसा नहीं होता, क्योंकि फिर इवेंचुअली क्या होगा, वो लोगों की नीड्स को ध्यान में नहीं रखेगा, वो अपनी मर्जी से काम करेगा, वो देखेगा नहीं कि लोगों का इससे भला हो रहा है कि बुरा हो रहा है। और अगर इंडिया की बात करें, ये जो फिक्स्ड पीरियड है जिसके लिए गवर्नमेंट पावर में रहती है वो है 5 years, राइट। सो इसीलिए इंडिया में हर 5 साल में फिर से इलेक्शंस होते हैं, और इलेक्शन के दौरान ही लोगों को क्या महसूस होता है कि उनकी पावर क्या है डेमोक्रेसी में, उनकी अहमियत क्या है पूरी डेमोक्रेसी में, राइट। कि जो हमारे लिए डिसीजन लेगा उसको हम खुद चुन रहे हैं, और अगर उसने हमारी बात नहीं सुनी तो अगली बार उसे वोट ही नहीं देंगे, उसके बाद किसी और को वोट देंगे जिससे लगता है कि वो हमारी मांग पूरी करेगा, राइट। सो ऐसा होता है कि देखो, लोग जो हैं वो कुछ उम्मीदों से किसी को वोट देते हैं कि इस इंसान को अगर हम वोट देंगे तो ये हमारे लिए हमारी मांगे पूरी करेगा, ये हमारा भले के काम करेगा। बट जब लोगों को लगता है, देखो हो सकता है ना कि लोगों को लगने लगे कि भाई जो भी इंसान आया है गवर्नमेंट में पावर में वो सही से काम कर नहीं रहा, वो लोगों के भले के लिए नहीं सोच रहा, अब लोगों को उसको उस पोजीशन से हटाना है, तो लोग कैसे हटाएंगे, फिर से इलेक्शन करा के, राइट। तो अगर फ्रीक्वेंटली इलेक्शंस नहीं होंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। तो इसीलिए फ्रीक्वेंट इलेक्शंस होना बहुत ज़रूरी है और ये डेमोक्रेसी का एक अहम हिस्सा है, राइट। Other ways of participating. So in the previous section, we saw the one way of participating in the process of government is through elections, that people choose their representatives through elections and those representatives take decisions on the behalf of the people. So is there only one way of participating in the process of government? No, there are other ways also through which people can participate in this process in government, right? So people participate by taking an interest in the working of the government and by criticizing it when required. So लोग जो हैं, एक तरीका पार्टिसिपेट करने का ये भी है कि लोग बड़े ध्यान से नोटिस करते हैं, ध्यान से समझते हैं कि जो भी गवर्नमेंट काम कर रही होती है, राइट, कि उसके अच्छाइयाँ क्या हैं, उसकी बुराइयाँ क्या है, ठीक है। तो गवर्नमेंट के हर स्टेप्स को अच्छे से एनालाइज करती है, और जब भी उसे लगता है कि गवर्नमेंट जो है वो गलत डिसीजन ले रही है, वो लोगों के भले के लिए नहीं है, तो लोग जो है फिर उसे क्रिटिसाइज करते हैं, उसकी निंदा करते हैं। सो इसका एक एग्जाम्पल क्या है कि अगस्त 2005 में क्या हुआ था, उस टाइम के गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा प्राइसेस बढ़ा दिए थे इलेक्ट्रिसिटी के, राइट, कि बिजली को के लिए जो भी लोगों को पैसा देना पड़ेगा वो गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया था। अब लोग इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए, तो वो अपनी नाराज़गी इस डिसीजन के प्रति दिखाने लग गए। उन्होंने रैलीज ऑर्गेनाइज की, उन्होंने सिग्नेचर कैंपेन ऑर्गेनाइज किए, ये शो करने के लिए कि जो भी गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है वो हमारे इच्छा के विरुद्ध है। अब जब लोग इन सब चीज़ों की अपोज कर रहे थे, उनके डिसीजंस के अपोजिशन में खड़े थे, तो गवर्नमेंट ने भी क्या किया, अपने इस डिसीजन को डिफेंड करने की कोशिश की और एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि भाई हमने ये डिसीजन इसलिए लिया है, ठीक है। द गवर्नमेंट ट्राइड टू एक्सप्लेन एंड डिफेंड इट्स डिसीजन बट फाइनली लिसन टू द पीपल्स ओपिनियन, ठीक है। बट फाइनली क्या हुआ, वैसे तो उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि वो लोगों को समझा सके कि वो डिसीजन गवर्नमेंट ने किस लिए लिया है, बट क्या हुआ, लोगों के सामने गवर्नमेंट की नहीं चली और फाइनली गवर्नमेंट को अपना वो डिसीजन वापस लेना पड़ा। अब ये सब क्यों हो पाया, क्यों गवर्नमेंट ने जो है अपना डिसीजन वापस ले लिया, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल है, वो लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो अपने काम जो भी वो डिसीजन लेगी उसको लोगों को बताना होगा, उसको एक्सप्लेन करना होगा कि भाई ये मैंने क्यों लिया है, और अगर लोग उससे एग्री नहीं करते तो फिर उसे अपने कदम पीछे भी हटाने पड़ते हैं, क्योंकि आखिरकार वो इन सभी लोगों को ही तो रिप्रेजेंट कर रही है, और जब इन ये लोगों के इंटरेस्ट में ही वो डिसीजन नहीं है, उनकी अच्छाई के लिए डिसीजन नहीं है, तो फिर वो आगे उस डिसीजन को कैसे बढ़ा सकती है, राइट। सो आजकल जैसे आप देख रहे होंगे कि अभी 3 लॉज आए हैं फार्म से रिलेटेड, राइट, फार्मिंग से रिलेटेड, तो उसमें किसान जो है वो विरोध कर रहे हैं उन लॉज का, और गवर्नमेंट जो है वो ट्राई कर रही है, कोशिश कर रही है उन किसानों को ये समझाने के लिए कि उन्होंने
इन कारणों से ये डिसीजन लिया, ये उनकी अच्छाई के लिए, बट किसान जो है वो भी नहीं मान रहे हैं। तो इसी तरह अपने जो भी करंट में एक्टिविटीज हो रही हैं उनसे रिलेट करने की कोशिश किया करो, आप जो भी पढ़ रहे हो, राइट। सो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू ये जो लोग हैं, आम आदमी जो है, वो अपने विचारों को गवर्नमेंट के सामने प्रस्तुत करते हैं, राइट। और उन तरीकों के माध्यम से वो गवर्नमेंट को ये बताना चाहते होते हैं कि भाई आगे तुम्हें इस चीज पर ये एक्शन लेना है, राइट। सो अब किन किन तरीकों से आगे जो लोग हैं वो अपने व्यूज को एक्सप्रेस करते हैं गवर्नमेंट के आगे, वो धरनास के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। नहीं आप सुनते कि ये लोग धरने पे बैठ गए हैं, आप न्यूज देखते रहा करो और इन चीजों को रिलेट किया करो, राइट। रैलीज के बारे में आपने सुना होगा कि यहाँ से रैलीज निकल रही हैं, लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी रैलीज निकाल दी, जैसे कि अभी ये किसानों की बात चल रही है तो उसमें कि जैसे 26 जनवरी को जैसे लोगों ने रैली निकाली थी, राइट, ट्रैक्टर रैली निकाली थी। तो इसी तरीके से लोग रैलीज के थ्रू अपने व्यूज को एक्सप्रेस करते हैं, स्ट्राइक्स के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं कि भाई जैसे आपने सुना होगा न्यूज में कि भाई कहीं पे टीचर्स स्ट्राइक कर रहे हैं, कहीं पे ड्राइवर्स स्ट्राइक कर रहे हैं। तो ये सब क्यों होता है कि उन लोगों की कोई पर्टिकुलर मांग है वो पूरी नहीं हो रही है, या फिर जो काम है, जो डिसीजन है गवर्नमेंट ने लिया है वो उनकी इच्छा के विरुद्ध है। इसके अलावा सिग्नेचर कैंपेन्स लोग करते हैं। सिग्नेचर कैंपेन में क्या होता है कि सभी लोग जो भी जिनको भी लगता है कि वो लोग एक मत रखते हैं या फिर गवर्नमेंट के खिलाफ वो कोई चीज बताना चाह रहे हैं कि ये डिसीजन हमें पसंद नहीं आया, तो उसमें सभी लोग जिनको लगता है डिसीजन अच्छा नहीं है तो वो सभी लोग साइन कर देते हैं वहां पे। तो उससे ये पता चलता है कि भाई इतने सारे लोग जो है वो गवर्नमेंट के साथ डिसएग्री कर रहे हैं। और इन सभी के थ्रू ये धरनाज हो गए, रैलीज हो गई, स्ट्राइक्स हो गई, इन सभी के थ्रू क्या होता है कि लोग जो हैं, जो भी काम अनफेयर हो रहा है, जो भी अनजस्ट काम कोई हो रहा है, तो उसको आगे लाया जाता है और गवर्नमेंट के नज़रों के सामने लाया जाता है कि भाई देखो ऐसा भी कुछ इस सोसाइटी में हो रहा है और इसके लिए आपको कदम उठाने पड़ेंगे, आपको एक्शन लेना पड़ेगा इन चीज़ों के खिलाफ। अब लोग तो इस तरह पार्टिसिपेट करते ही करते हैं कि लोग तो अपने व्यूज़ ये रैलीज धरनास के थ्रू अपने व्यूज़ रखते ही हैं, बट इसके अलावा जो मीडिया है, चाहे वो न्यूज़पेपर वगैरह हो गए, रिटन मीडिया हो गई, मैगजीन, टीवी वगैरह भी हो गए, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डेमोक्रेसी में। अब कैसे करते हैं, तो गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेती है तो वो उस पर एकदम पूरा एनालिसिस करते हैं। अगर कोई भी चीज़ उन्हें लगता है कि गलत है, तो जैसे नहीं आप देखते हैं न्यूज़ पे कि बहुत सारे स्पीकर जो है वो लड़ रहे होते हैं टीवी चैनल्स पे, और आप पापा को कहते हैं कि नहीं पापा हटा दो, ये क्या लोग लड़ ही तो रहे हैं, इस तरह होता है ना। तो वो क्यों लड़ रहे होते हैं, वो एक इशू को डिस्कस कर रहे होते हैं, राइट। तो न्यूज़ चैनल्स भी हैं इस तरह, जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको बुलाती है और एक पर्टिकुलर इशू पे डिस्कशन होती है, जिससे ये देखा जाता है कि क्या गवर्नमेंट सही कदम उठा रही है, क्या जो भी हो रहा है हमारे देश में क्या सही है क्या गलत है। तो इन चीज़ों पर बात की जाती है और लोगों के सामने लाया जाता है। सो हमने ये देखा कि जो एक ट्रू डेमोक्रेसी होती है वो लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका देती है, राइट। बट ऐसा हमेशा नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते सही से, जैसे कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज हो गई हमारी, जैसे दलित्स, आदिवासी एंड कभी कभी वुमेन वगैरह भी। तो ये लोग क्या करते हैं, ये कभी कभी प्रॉपर तरीके से पार्टिसिपेट नहीं कर पाते डेमोक्रेसी में। और पार्टिसिपेट करने के लिए अपने आवाज़ को, अपने प्रॉब्लम्स को गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए ये लोग क्या करते हैं, ये अपने आप को एक सोशल मूवमेंट में ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। तो बहुत सारे लोग मिलके एक सोशल मूवमेंट चलाते हैं और उसके बाद वो गवर्नमेंट के प्रोसेस को, गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को चैलेंज करते हैं कि भाई तुमने ये जो डिसीजन लिया है दैट इज रॉन्ग, वी डू नॉट एग्री विद दैट डिसीजन एंड द गवर्नमेंट शुड वर्क इन दिस मैनर। सो वो एक सोशल मूवमेंट के थ्रू अपनी आवाज़ को गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं और इस तरीके से इनको डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करना थोड़ा आसान हो जाता है। सो अगर एक कंट्री के लोग पूरी तरीके से इंटरेस्टेड हैं कि कंट्री किस तरह चल रही है, कंट्री में क्या क्या स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, गवर्नमेंट क्या क्या डिसीजंस ले रही है, अगर सभी लोग, कंट्री में रहने वाले सभी लोग इन चीज़ों पर ध्यान दें, तो ये जो डेमोक्रेटिक कैरेक्टर है ना गवर्नमेंट का, वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, राइट। तो इस डेमोक्रेसी की और अहमियत बढ़ जाएगी अगर सभी लोग अवेयर होंगे कि चल क्या रहा है देश में। सो इसीलिए अगली बार से जब भी आप देखो कि कोई रैली आपके गली से गुजर रही है, आपके टाउन में, आपके विलेज में कुछ भी इस तरीके का हो रहा है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आपको एक बार रुकना है, सोचना है, देखना है कि भाई ये लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कौन कौन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, राइट, कि किस तरह के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि आजकल कौन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं
ठीक है, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? वो जो गवर्नमेंट 3 फार्म बिल लाई है, फार्म्स एक्ट लाई है, तो उनके खिलाफ वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, राइट। सो इस तरह आपको पूरा देखना है कि भाई जो भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, किस तरह के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और आपको ये भी देखना है कि जिस चीज के लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका सही मायनों में क्या अर्थ है। जब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्या वो सच में सही कारण से प्रोटेस्ट कर रहे हैं? नहीं तो आप क्या सोचते हो कि मतलब जो भी गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है वो सही है या गलत है? ठीक है, अपने लेवल पे भी ये सोचना है, अपने पेरेंट्स से पूछना है, ठीक है, बड़े लोगों से समझना है, टीचर्स से समझना है कि क्या ये जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया एंड क्या ये जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट सही डिसीजन लेती है बट लोग उसे गलत तरीके से इंटरप्रेट कर लेते हैं, लोग उसको समझ नहीं पाते और इसलिए वो प्रोटेस्ट करने लगते हैं, राइट। तो इस तरह की चीजें भी देखने के लिए मिलती हैं। तो आपको अपने लेवल पे पूरी जानकारी रखनी है कि कोई चीज क्यों हो रही है, राइट। नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। सो माया की स्टोरी में हमने देखा कि किस तरह कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो कभी कभी वायलेंस का रूप ले लेते हैं, कि किस तरह हेक्टर पीटरसन एंड उनके फ्रेंड्स जो हैं वो अफ्रीकान्स लैंग्वेज का एक तरह से विरोध कर रहे थे, क्योंकि उनको जबरदस्ती बोला जा रहा था कि उनको वही लैंग्वेज सीखनी है स्कूल में, जबकि वो अपनी लैंग्वेज सीखना चाहते थे जो कि जुलू थी। तो वो अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे उस चीज़ के खिलाफ, बट वहाँ पे पुलिस वगैरह ने क्या किया, उन पर फायर करना स्टार्ट कर दिया, उन पर गोलियां चलाना स्टार्ट कर दिया और वो पूरा वायलेंस का रूप ले लिए वो सारी जो भी सिचुएशन थी, एंड जिसमें हेक्टर पीटरसन की डेथ हो गई। तो कॉन्फ्लिक्ट था किसके बीच में? लोगों के बीच में एंड गवर्नमेंट के बीच में, कि गवर्नमेंट जो है वो उन पर जबरदस्ती एक लैंग्वेज थोप रही थी एंड पीपल डिडंट वांट टू लर्न दैट लैंग्वेज। सो अ कॉन्फ्लिक्ट लीड टू वायलेंस इस केस में, राइट। सो अगर हम इस केस में देखें तो एक कॉन्फ्लिक्ट ने वायलेंस का रूप लिया क्यों? क्योंकि एक ग्रुप जो था उसने क्या डिसाइड किया, उसने क्या सोचा कि किसी पर, मतलब जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन लोगों पर फोर्स का इस्तेमाल करना एकदम नॉर्मल है, कि कोई बड़ी बात नहीं, कि हम आराम से लोगों पर फोर्स यूज कर सकते हैं, लोगों को जबरदस्ती कर सकते हैं, उन पर गोलियां चला सकते हैं ताकि इनको प्रोटेस्ट करने से रोका जा सके। तो एक ग्रुप ये सोच रहा था, तो इस वजह से क्या हुआ, वायलेंस हो गया। तो कॉन्फ्लिक्ट कब होता है कि जब अलग अलग तरह के लोग, अलग कल्चर्स के लोग, अलग रिलीजन के लोग, अलग रीजन के लोग, की जो अलग अलग जगहों से आते हैं, अलग इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स के लोगों का जो मत है, जो उनके व्यूज हैं, जब वो मिलते नहीं है, राइट, कि एक कुछ और कह रहा है, दूसरा कुछ और कह रहा है और दोनों ही राजी होने को तैयार नहीं है किसी एक पॉइंट पर, तो तब क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। और इसके अलावा कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट डिस्क्रिमिनेशन के कारण भी अराइज होता है, कि कुछ लोगों को क्या लगता है कि उनको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, राइट, तब भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। सो कभी कभी क्या होता है कि अपने डिफरेंसेस को लेकर लोग क्या करते हैं, वायलेंट हो जाते हैं, वो लोग मार काट पर उतर आते हैं ताकि इनके डिफरेंसेस को सेटल किया जा सके। मतलब अपनी बातों को मनवाने के लिए लोग क्या है, कभी कभी लड़ाई करने लगते हैं, एक दूसरे को मारने पर उतारू हो जाते हैं। और इस सब की वजह से क्या होता है कि उस एरिया में जो दूसरे रहने वाले लोग हैं उनमें भी टेंशन क्रिएट हो जाती है, राइट, कि उनमें भी एकदम डर का माहौल पैदा हो जाता है। और क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो सभी चीजें देखती है कि भाई क्या हो रहा है, उसका काम क्या होता है कि पूरे देश में शांति बनाए रखना, कि कहीं पे भी कोई लड़ाई दंगे ना हो। तो इसीलिए गवर्नमेंट जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स, कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको रिजॉल्व कराने में गवर्नमेंट मदद करती है। सो इसी तरह के कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स दिए हुए हैं इन्होंने एग्जाम्पल में, और हम ये देखते हैं कि किस तरह गवर्नमेंट जो है उन कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व कराने में हेल्प करती है। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में कुछ बेसिक रूल्स लिखे हुए हैं, ठीक है, कुछ कानून बने हुए हैं जिनको सभी को फॉलो करना है, राइट। और ये जो लॉज हैं ये दोनों ही लोगों के लिए हैं, ये गवर्नमेंट के लिए भी हैं और बाकी जनता के लिए भी हैं। और जो भी ये कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिफरेंसेस होते हैं उनको इन लॉज के अकॉर्डिंग ही रिजॉल्व करना है, ठीक है। इनका जो समाधान है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लॉज लिखे हैं उनके अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना है उनको। सो हमारी सोसाइटी में किस किस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो सकते हैं? सो जैसे कि क्या होता है कि हमारी सोसाइटी में अलग अलग रिलीजियस लोग हैं, राइट, कि कोई कुछ रिलीजन फॉलो करता है और कोई कुछ रिलीजन, राइट। सो मान लो कि दो रिलीजन है और उनका ही एक प्रोसेशन निकलना है, एक जुलूस निकलना है, राइट, एंड दोनों ही रिलीजियस ग्रुप को एक ही रोड फॉलो करना है। अब उनमें कॉन्फ्लिक्ट क्या आ सकता है कि नहीं भाई आज हम ही जुलूस निकालेंगे, तुम नहीं निकालोगे। तो कुछ लोग इस तरह का कह सकते हैं कि एक जो रिलीजियस ग्रुप है वो दूसरे को कह रहा है कि हम ही आज अपना प्रोसेशन निकालेंगे, तुम नहीं निकाल सकते।
ठीक है, तो इस तरह के कुछ कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकते हैं। इसके अलावा मान लो दो रिलीजियस प्रोसेशन नहीं निकल रहे हैं एक साथ, एक ही जो रिलीजियस ग्रुप है वो अपनी प्रोसेशन निकालना चाह रहा है एक दिन, बट जिस रोड से वो अपना प्रोसेशन निकालने जा रहा है, जिस रूट से वो अपना जुलूस निकालने जा रहा है, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है कि मान लो इन लोगों को इस रोड पे जो रहने वाले लोग हैं, इस रोड के आसपास जो रहने वाले लोग हैं, वो अलाउ नहीं करते इस रोड से निकलना, पर ये लोग कह रहे हैं कि भाई हमें जहां पे जाना है वो इस रोड से होकर ही गुजरता है, राइट। तो कुछ इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो बहुत ही अहम रोल प्ले करती है, एंड स्पेशली पुलिस जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और वो कोशिश करती है कि जो अलग अलग कम्युनिटीज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, राइट, एक तरह से जो लीडर्स हैं पूरी कम्युनिटीज के, पुलिस कोशिश करती है कि उन कम्युनिटीज के लीडर्स जो है वो आपस में मिलें, बात करें और एक सॉल्यूशन निकालें, राइट, कि हम ये कर सकते हैं ताकि कोई भी दंगा ना हो, सब शांति से हो जाए। तो इस तरह पुलिस जो है वो कोशिश करती है कि एक सॉल्यूशन पर आया जाए। सो कभी कभी क्या होता है कि ये डर लगा रहता है पुलिस को कि इस प्रोसेशन के दौरान कोई वायलेंस इरप्ट ना हो जाए, लोग दंगे करने स्टार्ट ना कर दें, जैसे कि कभी कभी होता है कि लोग पत्थर फेंकना स्टार्ट कर देते हैं एक दूसरे पर। सो पुलिस का काम क्या होता है कि वो ये ध्यान रखती है कि पूरे टाइम में, जितने भी टाइम में वो इवेंट हो रहा है, उसमें कोई भी वायलेंस वगैरह ना हो उस टाइम पे। वैसे तो बाकी जगह पर भी, बट अगर हम स्पेशली किसी प्रोसेशन वगैरह की बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी इवेंट की बात कर रहे हैं, तो पुलिस ध्यान रखती है कि उस टाइम पे कोई भी दंगा ना हो जाए, कोई भी लोग जो है वो लड़ने ना लग जाए एक दूसरे से, राइट। इसके अलावा कभी कभी रिवर्स जो है वो भी कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन सकते हैं। तो देखो क्या होता है, रिवर जो है वो तो हमेशा बहता जाता है, वो तो ये नहीं देखता कि भाई ये किसकी लैंड है, ये इस स्टेट की जमीन है, मैं यहाँ से नहीं बहूंगा, ऐसा तो नहीं होता। रिवर निकलती है और बस वो बहती चली जाती है। तो एक रिवर एक स्टेट से स्टार्ट होती है, दूसरे से बहती है, तीसरे से बहती है, और किसी और ही स्टेट में जाके वो मिल जाती है, मतलब समुद्र में मिल जाती है। तो देखो एक नदी जो है वो बहुत सारी स्टेट से होकर जा रही है, और हमारे पानी का सोर्स जो है वो रिवर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स होता है रिवर। तो क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाते हैं। सो हो सकता है कि आपने कावेरी वाटर डिस्प्यूट के बारे में पढ़ा हो, जो कि कर्नाटक एंड तमिलनाडु के बीच में चलता है, राइट। तो क्या होता है कि नदी पे बांध बना दिए जाते हैं, डैम्स बना दिए जाते हैं, ताकि नदी के पानी को स्टोर करा जा सके और उसको अलग अलग एक्टिविटीज के लिए यूज करा जा सके। तो मान लो एक तरफ ये कर्नाटका हो गया और एक तरफ ये तमिलनाडु हो गया, ठीक है। अब नदी यहाँ से बह रही है, यहाँ से बह रही है और यहाँ से जा रही है, ठीक है। अब कर्नाटका ने तो यहाँ पे डैम बना दिया, पानी रोक दिया, और आगे इन्होंने भी डैम बनाया हुआ है, इन्हें भी अपनी सिटीज की नीड्स पूरी करनी है। सो जो कर्नाटका में डैम है वो है कृष्णा राजा सागर डैम, ठीक है। सो अगर कर्नाटका में यहाँ पे ही सारे पानी को रोक लिया जाएगा तो वो पानी आगे जा ही नहीं पाएगा, और तमिलनाडु में यहाँ पे तमिलनाडु के लोगों को पानी मिल ही नहीं पाएगा, तो प्रॉब्लम हो गई ना। अब जो तमिलनाडु में जो डैम है वो है मेत्तूर डैम। अब जब तक ये कृष्णा राजा सागर डैम से पानी छोड़ा नहीं जाएगा, वहां से पानी रिलीज नहीं किया जाएगा, तब तक वो तमिलनाडु में मेट्टूर डैम तक नहीं आएगा और वहां पे पानी स्टोर नहीं किया जा सकेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर कर्नाटका अपने डैम में पर्याप्त पानी स्टोर नहीं करेगी और पानी को रिलीज कर देगी तमिलनाडु के लिए, तो फिर कर्नाटका को एडिक्वेट पानी नहीं मिलेगा अपनी नीड्स को पूरी करने के लिए। और अगर ये अपने पानी को रोक के रखेगी और अपनी नीड्स को पूरा करेगी, तो फिर पानी आगे नहीं जा पाएगा और तमिलनाडु तक नहीं पहुंच पाएगा, और फिर उनकी नीड्स पूरी नहीं हो पाएंगी। तो इस तरह इन दोनों स्टेट्स में एक पानी को लेकर कावेरी वाटर जो है डिस्प्यूट चलता है। अब इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कैसे किया जाए, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो यूनियन गवर्नमेंट है, तो उसको अंदर आना पड़ेगा, इस कॉन्फ्लिक्ट में बातचीत करनी होगी ताकि दोनों ही स्टेट को एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर मिल सके, राइट, कि दोनों ही सिटीज को इतना पानी मिल सके कि वो अपनी नीड्स को पूरी कर पाए, राइट। सो हमारी सोसाइटी में सिर्फ ऐसे दो तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है जो कि हमने इस चैप्टर में पढ़े, बाकी और भी बहुत तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो अराइज होते हैं, और उसमें गवर्नमेंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती है उनको रिजॉल्व करने के लिए। इक्वालिटी एंड जस्टिस। सो हमने माया नायडू की कहानी पढ़ी है और उसमें हमें पता चला कि किस तरह उसकी मम्मी ने बताया कि पहले अपार्थाइड सिस्टम चलता था, जिसमें कि अलग अलग रेसेस के लोगों को बहुत ही अलग तरीके से ट्रीट किया जाता था। सो वाइट वन वर वेरी प्रिविलेज्ड व्हाइल द वंस हु वर ब्लैक एंड colored were treated unequally, right? So proper facilities were not available to them, and
just like the Maya story, we also talked about Dr. Ambedkar story in the previous chapters. So वहाँ पे हमने देखा कि किस तरह डॉक्टर अंबेडकर को और उनके कजिन्स को किस तरह ट्रीट किया गया जब स्टेशन मास्टर को पता चला कि वो महार हैं। और महार एक ऐसी कास्ट है जिसमें लोगों को अनटचेबल्स माना जाता है, राइट। सो किस तरह उनको सवारी नहीं दी गई, जितने भी कार्टमैन थे उन सभी ने उनको सवारी देने से मना कर दिया, तो उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो इन दोनों ही स्टोरीज में हमने देखा कि लोगों को अनइक्वली ट्रीट किया गया। माया के स्टोरी में लोगों को उनके रेस के बेसिस पर अनइक्वली ट्रीट किया गया, एंड डॉक्टर अंबेडकर की स्टोरी में लोगों को उनके कास्ट के बेसिस पर अनइक्वली ट्रीट किया गया। सो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है कि वो इक्वालिटी एंड जस्टिस पर बहुत ज़्यादा फोकस देती है। इट इज़ कमिटेड टू इक्वालिटी एंड जस्टिस. It makes sure that it make proper provisions and the laws so that people can be treated equality and justice can be provided to them. And ये जो equality and justice है ना, ये हमेशा साथ में चलते हैं, they go hand in hand, and ये inseparable हैं, right? कि अगर हम किसी को equally treat कर रहे हैं, we are automatically providing him or her the justice, right? सो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के केस में हमने अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस के बारे में पढ़ा था, अब वो हमारे देश में लॉ ने बैन कर दिया है उसे। अब कोई भी इंसान अगर किसी को किसी भी कारण से अनटचेबल की तरह ट्रीट कर रहा है तो ही विल बी पनिश्ड बाय द लॉ, राइट? ही इज अ क्रिमिनल इन द आइज ऑफ लॉ। और जिन लोगों को इस तरह ट्रीट किया जाता है, अनइक्वली ट्रीट किया जाता है, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उन लोगों को बहुत सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती, जैसे कि एजुकेशन हो गई, ट्रांसपोर्ट हो गया, मेडिकल फैसिलिटीज़ हो गई। ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ के बारे में हमने अंबेडकर जी की कहानी में पढ़ा, राइट, कि उनको किस तरह सारे कार्टमैन ने मना कर दिया था। मेडिकल फैसिलिटीज़ कि किस तरह हमने देखा कि माया की मम्मी उसको बताती है कि जो एम्बुलेंसेज होती हैं वो भी अलग अलग होती हैं, कि वाइट लोगों की जो एम्बुलेंसेज है वो अच्छे से इक्विप्ड होंगी, उनमें सारा सामान होगा, जबकि जो ब्लैक लोगों की जो एम्बुलेंसेज हैं उनमें इतने अच्छे से इक्विपमेंट नहीं है, वो प्रॉपरली मेंटेन नहीं होती है, ठीक है। तो इसी तरह काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ से इन लोगों को वंचित होना पड़ता है। और कभी कभी क्या होता है कि इन्हें प्रेयर्स भी ऑफर करने को नहीं मिलती है, कि इनको जो प्रार्थना करने के लिए भी मना कर दिया जाता है कि नहीं, तुम यहाँ पे प्रार्थना नहीं करोगे। तो कुछ इस तरह की चीज़ों का भी सामना लोगों को करना पड़ता है। सो डॉक्टर अंबेडकर और बाकी और भी लोगों ने ये सोचा कि इस तरह की प्रैक्टिस जो है, ये अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस जो है, वो हमारे देश में कंटिन्यू नहीं रहनी चाहिए, राइट? और इसीलिए उन्होंने इसको बैन कर दिया। एंड उन्होंने ये बोला कि हमारे देश में या कहीं पे भी जस्टिस तभी मिल सकता है, न्याय तभी मिल सकता है जब लोगों को हम इक्वली ट्रीट करें, जब लोगों को हम एक समान ट्रीट करें, राइट? सो गवर्नमेंट भी इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करती है कि इस तरह की प्रैक्टिसेस हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमारे देश में चलती हैं, और इसीलिए वो स्पेशल प्रोविजंस बनाती है उन लोगों के लिए जिनको सोसाइटी में अनइक्वली ट्रीट किया जाता है, राइट? सो फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारी सोसाइटी में एक जनरल टेंडेंसी है, ये माना जाता है कि जो लड़कियां हैं वो लाइबिलिटी हैं और लड़के जो हैं वो एसेट हैं, मतलब कि लड़कों को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है एंड गर्ल्स को कम वैल्यू दी जाती है। सो गवर्नमेंट ने ये चीज़ नोटिस की और देखा कि हमारी सोसाइटी में गर्ल्स एंड बॉयज़ को इक्वली ट्रीट नहीं किया जा रहा, उनको सेम वैल्यूज़ नहीं दी जा रही, राइट? और ये क्या हो गया? ये अन्याय हो गया ना, दिस इज अनजस्ट। और इसीलिए गर्ल्स को जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने आगे कदम उठाए, काफ़ी सारे स्पेशल प्रोविजंस लाए, ताकि लड़कियों को भी लड़कों के बराबर वैल्यू मिल सके, उनको भी उनके मम्मी पापा जो हैं उतने ही अच्छे से रखें जितने अच्छे से वो अपने बेटे को रखते हैं। और इसीलिए कहीं कहीं पे आप देख सकते हो कि जो फीस वगैरह होती है गर्ल्स के लिए, गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गए, गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए, उनमें आप देखोगे कि गर्ल्स के लिए फीस जो है वो हो सकता है कि या तो बिल्कुल ही ना हो या फिर थोड़ी कम हो, ठीक है। और भी आप देखोगे कि जैसे गवर्नमेंट फॉर्म्स वगैरह भरते हैं जॉब्स के लिए, तो जो गर्ल्स कैंडिडेट होती हैं, जो फीमेल कैंडिडेट होती हैं, कभी कभी क्या होता है कि उनको कोई भी फी नहीं भरनी होती उस फॉर्म को भरने के लिए, राइट? और जैसे जो दलित हो गए, SC ST वाले जो कैंडिडेट्स हो गए, उनको भी कभी कभी फीस नहीं भरनी होती। तो ऐसे स्टेप्स गवर्नमेंट क्यों उठाती है? ताकि उन लोगों को भी इक्वली ट्रीट किया जा सके, उन लोगों को उस पोजीशन तक पहुंचाया जा सके जहां पे वो दूसरे लोगों के बराबर आकर खड़े हो सकें। So with this, we come to the end of our chapter number 4 of class 6 civics. So I hope you got to know a lot of things about key features of the democratic government. You got to know how
people participate in a democratic government and how a democratic government helps in resolving the conflicts between different communities, different peoples, even different states, and how it focuses a lot on the equality and justice. So if you like this video, please give it a thumbs up, and if you are new to the channel, then please subscribe it, and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. Please share it with your friends. So we will meet in the next video. Till then, bye bye and take care.